जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से शैलेंद्र श्रीवास्तव आज आपके लिए दूसरी क्लास आर्थिक शब्दावलियों से संबंधित लेके आया हूं। अभी तक हमने आर्थिक शब्दावलियों में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सकल घरेलू उत्पाद और अवमूल्यन पढ़ चुके हैं। चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना मई 1951 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की गणना हेतु सीएसओ 3 क्षेत्रों का सहारा लेता है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उद्योग धंधे आते हैं। तृतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। सीएसओ का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का है और आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक है। और सीएसओ को वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। अब सकल घरेलू उत्पाद की भी सब जानकारी प्राप्त करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा तथा विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं के सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हमारी तीसरी परिभाषा थी अवमूल्यन। अवमूल्यन से तात्पर्य किसी देश द्वारा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर दिया जाता है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। अभी तक भारत में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। जनवरी 1949 में दूसरा अवमूल्यन हुआ था। जून 1966 में तीसरा अवमूल्यन हुआ था। 1 जुलाई 1991 में। फिर 2 दिन बाद 3 जुलाई 1991 को हुआ। अब चलो चौथी परिभाषा देख लेते हैं। चौथी परिभाषा क्या है हमारी? डंपिंग। डंपिंग किसी देश द्वारा अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके दूसरे देश में निर्यात करना ही डंपिंग कहलाता है। डंपिंग किसे कहते हैं? अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत ही कम करके दूसरे देश में निर्यात करना डंपिंग कहलाता है। जैसे चीन है। चीन अपनी वस्तुओं का मूल्य बहुत कम रखता है और दूसरे देशों में निर्यात करता है। चीन की जो वस्तुएं हैं बहुत ही खराब होती हैं। इनकी गुणवत्ता घटिया होती है। गुणवत्ता के मामले में बहुत ही घटिया, और इनकी वस्तुएं जो बहुत ही कम समय तक चलती हैं और शरीर के लिए भी हानिकारक होती हैं। अब हम 5वीं परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, लारेंज वक्र। लारेंज वक्र के द्वारा किसी देश या समाज के लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमता को ज्ञात किया जाता है। लारेंज वक्र का कार्य क्या है? लारेंज वक्र द्वारा किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमता को ज्ञात करते हैं। जैसे किसी गांव में या शहर में 100 लोग हैं। जैसे 100 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आय 100 रुपए है। ये समाज में एक समानता दिखा रहा है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की आय समान हो, इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने लारेंज वक्र से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लारेंज वक्र का ये एक पूरा फिगर है। फिगर में क्या है?
ये जो सीधी रेखा गई है, ये निरपेक्ष समता रेखा, इसका तात्पर्य ये है कि लोगों के बीच आय संपत्ति की समानता है। और जब यही जितना सीधी रेखा से दूर जाती जाएगी उतनी ही विषमता को दिखाएगा। और ये जितनी निरपेक्ष समता रेखा से जितना पास होगा उतनी ही विषमता कम होगी। अब हम गिनी गुणांक के भी सब देखते हैं। गिनी गुणांक किसी कहते हैं? किसी देश या समाज में आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकी माप करता है। गिनी गुणांक के द्वारा क्या किया जाता है? आय और संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकी माप किया जाता है। सांख्यिकी गिनी गुणांक का मान अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी ही अधिक होगी। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होता है समाज में विषमता उतनी ही अधिक होती है। गिनी गुणांक का मान जितना कम होता है समाज में उतनी ही विषमता बहुत ही कम होगी। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होता है समाज में विषमता उतनी ही अधिक होती है और गिनी गुणांक का मान जितना कम होगा समाज में विषमता उतनी ही कम होगी। अब आप 7वीं हमारी परिभाषा है गरम मुद्रा। गरम मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जिसकी मांग चारों तरफ हो और पलायन के गुण अधिक हों को हम गरम मुद्रा कहते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर है, इसकी मांग जो है अनेक देशों में रहती है और इसके पलायन के गुण अधिक रहते हैं। पलायन के गुण क्यों अधिक रहते हैं? क्योंकि यह विदेशी भुगतान में के कार्य का विदेशी जो भुगतान होता है इस अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता है। अब हमारी दुर्लभ मुद्रा आती है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो और आसानी से प्राप्त ना किया जा सके को दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन सी मुद्राएं आएंगी? जैसे पाउंड्स हो गया और यूरो हो गया। अब हम 8वीं परिभाषा पढ़ने चल रहे हैं। आठवीं परिभाषा हमारी होगी अनुषंगी लाभ। जब किसी कंपनी या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली ऐसी सेवा जो वेतन के अलावा होती है। वेतन के अलावा होती है। अनुषंगी लाभ किसे कहते हैं? किसी नियोक्ता या कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली ऐसी सेवा जो वेतन के अलावा प्राप्त होती है। जैसे कर्मचारियों को आवास सुविधा दी जाती है।
आवास कुछ कर्मचारियों को कार की सुविधा दी जाती है, कार की सुविधा, और कुछ और इंश्योरेंस से संबंधित, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। ये सब अनुषंगी लाभ के अंतर्गत आता है। अब हम नवीं परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम, ग्रेशम का नियम किसे कहते? ग्रेशम का नियम ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार टॉमस ग्रेशम ने इस सिद्धांत को दिया है। टॉमस ग्रेशम कौन थे? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार थे। और इन्होंने क्या दिया है सिद्धांत, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। सिद्धांत में क्या है? ग्रेशम ने जो सिद्धांत दिया है, घटिया मुद्रा की प्रकृति नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेशम ने कौन सा नियम दिया है? घटिया मुद्रा की जो प्रकृति होती है वो नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अर्थात अगर हमारे पास एक घिसे पिटे मुद्रा हो, पैसा हो, और एक नई मुद्रा हो, तो हम क्या करें? घटिया मुद्रा को ही वस्तु के विनिमय में प्रयोग करेंगे, नई मुद्रा को अपने पास रख लेंगे, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव होता है नई चीज़ों को अपने पास रखना और पुरानी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कर देने की होती है। दोस्तों, आज मेरी 9 आर्थिक शब्दावलियों से संबंधित क्लास हुई है। अब अगली क्लास कल होगी। अब आप सभी लोग मेरे यूट्यूब यूनिक कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़कर इन सारी जो परिभाषाएं हैं इनकी PDF आप वहां से प्राप्त करिए और इसका लाभ लीजिए। चलिए चलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।